Good morning to all of you. तो टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए आज जो हम यहाँ पे टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारे पास टॉपिक स्टडी करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उसको बताऊँगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप स्काई की तरफ देखें तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है, जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो आपके पास क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है आपके पास। इस तरह से बड़े सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास। जैसे एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल मैं कंसीडर करूं, आप क्या काम करो कि एक टम्बलर लो, टम्बलर मतलब एक गिलास ले लो और इस गिलास में आप क्या काम कर दो, पानी ले लो। अभी जो पानी आप लेंगे वो डाल देंगे और साथ में उसमें एक लेमन डाल देंगे। जब आपने वहाँ पे उसमें लेमन डाल दिया और साथ में आपने पानी डाल दिया तो आप देखेंगे कि जो लेमन का साइज़ है विद इन द टम्बलर वाटर के अंदर वो बड़ा होगा, और आप उसी को यदि क्या काम करेंगे, बाहर रखेंगे। यदि आप उसी को लेमन को बाहर रखेंगे तो वो जो आपके पास उसका साइज़ आएगा वो थोड़ा कम आएगा। ठीक है, अभी बात ये आई आपके पास कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हुई। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके पास आती है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब आपके पास जो लाइट है वो बेंड करती है, और बेंड कहाँ से करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ। यदि मैं सिंपल सी बात कंसीडर करूं कि आपके पास मान लिया ये जो है वो आपके पास एक ग्लास की स्लैब है और ये आपके पास जो है वो एयर मीडियम है। ठीक है, ये आपके पास एयर मीडियम आ गया और ये आपके पास किस चीज़ की आ गई, ग्लास स्लैब आ गई। जब आपके पास ये ग्लास स्लैब आ गई तो आपने क्या काम किया, ये ग्लास स्लैब आ गई, आपने देखा कि जो ये जो रे आती है, मैंने पहले भी बताया था, इस रे को बोल देते हैं आप इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे है ये आई और इसने इस पॉइंट के ऊपर गिरी है तो इसको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे वो रे आके गिरी है तो गिरने के बाद वो ग्लास मीडियम से पास की है तो वो बेंड कर गई है। बेंड का मतलब उसका जो पाथ है वो चेंज हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब वो आपके पास जो लाइट रे आ रही थी वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ आ रही थी। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड होती है। लेकिन तब तो एयर मीडियम था, ये तो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही होगी, लेकिन तब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जैसे वो ग्लास से टकराई है तो टकराने के बाद उसकी स्पीड कम हो गई है। टकराने के बाद कुछ जो रेडिएशंस थी वो तो रिफ्लेक्ट हो गई, जहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई है वो तो वापस चली गई, लेकिन कुछ जो रे थी जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा थी वो ग्लास को पास कर गई। तो पास करने के कारण क्या हुआ कि जो रेस थी उसकी स्पीड होगी कम। स्पीड कम होने के कारण वो उनका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो जब उसका पाथ चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या, वो लाइट की बेंडिंग होगी, और जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग क्या काम करते हैं, टीवी में देखा होगा आप लोगों ने कि आप चाहे कंचे जो आप खेलते हैं वो खेल रहे होंगे घर में, तब भी ऐसा होता है कि जब कोई एक कंचा ऐसे होता है और दूसरे कंचे को आप हिट करते हैं तो पहले वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, लेकिन जैसे दूसरे को हिट करते हैं तो उसका पाथ क्या करता है, चेंज हो जाता है। तो वो आपके पास क्या हुई, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। वो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन ये आई FRACTI और रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होती है, तो रिफ्लेक्शन होती है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, किस चीज़ का बाउंस करना। जैसे आपके पास टेनिस की बॉल है तो आपने जब टेनिस की बॉल को नीचे फेंका तो वो बाउंस करके ऊपर को आ गई, तो उसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। वो आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके पास क्या होती है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके पास आती है बेंडिंग ऑफ लाइट। जो आपके पास बेंडिंग ऑफ लाइट होती है उसी को क्या बोलते हैं आप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी इसके बड़े सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास आते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने बता दिया आपको कि आपने टम्बलर जो ग्लास था वाटर का, उसमें आपने लेमन को डाला तो ऑटोमेटिकली आपका जो लेमन उसका साइज़ बड़ा हो गया। इसी तरह से आपके पास बड़े सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे मैं एक बात करता हूँ कि आपने पेंसिल ले ली, अब मान ली पेंसिल ली आपने और पेंसिल को आपने एक मान ली गिलास में डाल दी। ठीक है,
जब आपने उस पेंसिल को गिलास में डाला तो वो जो गिलास के बाहर की पेंसिल होगी वो तो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी आपको, लेकिन जब वो वाटर की तरफ आप देखेंगे तो वो आप लोगों को थोड़ी सी उसमें क्या दिखाई देगी, बेंडिंग दिखाई देगी। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उसको क्या बोल देते हैं आप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोल देते हैं आप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपके पास पेंसिल का एग्जाम्पल भी आ गया। और यदि आप एनसीईआरटी की बुक में एक रीडिंग दे लें तो उसमें बड़े सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आपके पास जो हैं वो ये शो करते हैं कि आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके पास हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कंसिडर करता हूँ। कभी आप लोग क्या काम करें, एक स्केल ले लें, जो आपके पास ग्लास की स्केल होती है और जो आपकी बुक के ऊपर जो अक्षर लिखे हैं तो उसको रीड करने की कोशिश करें। तो जो जितने भी आपके पास जो ये लिखे होंगे अक्षर वो आप लोगों को थोड़े साइज में बड़े दिखाई देंगे। ठीक है, वैसे तो आप ये एक्टिविटी ग्लास स्लैब से भी कर सकते हैं। ग्लास स्लैब में भी ऐसे होता है, ग्लास स्लैब लें, ग्लास स्लैब ग्लास की बनी होती है, उसको आप उस बुक के ऊपर या किसी पेज के ऊपर रख दें जहाँ पे ये लिखा होगा तो उसके साइज़ आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो वो आपको ये शो करेगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है। जब तक आप उसको ग्लास स्लैब को उसके ऊपर रखेंगे तभी तक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप लोगों को दिखाई देगी, नहीं तो फिर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है कि ग्लास लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होती है। बाकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं एनसीईआरटी में, यदि आप उसको रीड करें तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे बड़े आराम से कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ कहाँ पे होती है। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो मैं आप लोगों को ग्लास लैब की जो है वो कैसे उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखिए ग्लास स्लैब में क्या होता है, आपके पास ग्लास की एक स्लैब होती है, ठीक है, कि जो ग्लास से मिलकर बनी होती है। तो ये आपके पास मान लीजिए ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो ये जो ग्लास स्लैब है तो इसमें यदि आप देखें तो ये आपके पास आ रही है इंसिडेंट रे, EO आपके पास आ रही है इंसिडेंट रे। ठीक है, तो उसी तरह से ये इंसिडेंट रे आ रही है तो इसका मतलब O पॉइंट कौन सा हुआ, O पॉइंट हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आपको मैंने बताया कि जब तक ये जो EO रे थी ये आपके पास ईयर में थी तो यहाँ पे आपके पास हो रही थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी तक नहीं हुई है क्योंकि इसकी स्पीड सेम है। लेकिन जैसे ही वो रे कहाँ पे पास की है, O पॉइंट पे, जैसे ही वो रे O पॉइंट पे पास की है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हुई, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है आपके पास तो वो बेंडिंग ऑफ लाइट जो थी वो आपके पास पहुँच गई थी किसमें, O डैश में। ठीक है, तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो O डैश में पहुंच गई तो बेंडिंग से उसकी जो डायरेक्शन थी वो चेंज होगी। एक्चुअल में तो लाइट जानी चाहिए थी स्ट्रेट लाइन में, तो वो लाइट स्ट्रेट लाइन में ना जाते हुए उसकी थोड़ी सी क्या हुई, बेंडिंग होगी, उसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास बेंडिंग हुई है। अब ये बेंडिंग कहाँ को हुई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई है। नॉर्मल की तरफ क्यों हुई है, अभी देखिए O पॉइंट पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, वो नॉर्मल आपके पास आता है N-N। जो N-N जो आपके पास ये नॉर्मल है उसमें I जो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और जब आपने इसको यहाँ से इसको लेके आए तो वो नॉर्मल से बेंड की है और बेंड करने के आपके पास पहुँच गई किस पॉइंट के ऊपर, O डैश पॉइंट के ऊपर। अभी बेंडिंग के बाद जो वो O डैश पॉइंट के ऊपर पहुँच गई, ऐसा बेंड क्यों की, स्पीड कम क्यों हुई, क्योंकि ग्लास आपके पास डेंसर मीडियम है। मीडियम आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि मीडियम दो तरह के होते हैं, कि डेंसर होता है कि रियर मीडियम होता है। डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और रियर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। जैसे ग्लास आपके पास डेंसर मीडियम है एज कम्पेयर टू द ईयर, ईयर में जो पार्टिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू द ग्लास दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आपके पास ये जो थी लाइट रे वो आपके पास इस पॉइंट पे पहुंची है तो अभी जो रे लाइट की रे है वो डेंसर से रियर में आ रही है। और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी लाइट रे डेंसर से रियर में आती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही होगी आपके पास, लेकिन उसमें जो लाइट है वो नॉर्मल से आगे की तरफ बेंड करेगी। वो आपके पास जो लाइट रे है वो टूवर्ड्स नॉर्मल नहीं जाती है, वो आपके पास जाती है बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है तो ये आपके पास आ जाता है O डैश G और H, ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल आती है। तो आपके पास ये जो पूरा प्रोसीजर आपके पास फॉलो हुआ है, ये मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब।
ठीक है। इसमें ये डॉटेड लाइन जो है आपके पास ये रिप्रेजेंट किसको करेंगी, ये नॉर्मल को, ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी आप यदि बुक में एक रीडिंग दे लेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसे हो रही है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा आप लोगों को ये बता देता हूँ, आप लोगों को मैं लगा हूँ बताने कि आपके पास ये कैसे जो है वो आपके पास हो रही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ये मान लिया आपके पास ग्लास स्लैब है, तो ये आपके पास लाइट रे आगे मान लिया, इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ए बी नेम दे दिया, यहाँ पे आपकी बुक में कुछ और नेम दिया होगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अभी यहाँ तक तो रिफ्रैक्शन हुई नहीं है, जैसे कुछ रेज आएंगी यहाँ पे गिरेंगी तो कुछ तो रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी। ठीक है, कुछ तो ग्लास स्लैब अब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो क्या करेंगी, आगे की तरफ आना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे क्या आता है, एक नॉर्मल आपके पास आ गया। ठीक है, अभी जब वो यहाँ से यहाँ बेंड करेगी ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पे पहुँचेंगे। जब वो इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, फिर यहाँ पे ये डेंसर मीडियम था और ये रियर मीडियम होगा। ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है यहाँ पे, क्योंकि जब भी लाइट रे रियर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड किसकी तरफ होती है, टूवर्ड्स नॉर्मल होती है। लेकिन जब भी लाइट रे जो होती है वो डेंसर से रियर में जाती है तो वेंट्स कहाँ की होती है, वेंट्स अबे फ्रॉम द नॉर्मल आपके पास होती है। तो एक्चुअल में तो रे जो जानी चाहिए थी वो स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए थी। ठीक है, अभी यहाँ से लेकर ये जो चीज़ है इसको बोल देते हैं लेटरल शिफ्ट। इसको क्या बोल देते हैं, लेटरल शिफ्ट बोल देते हैं, लेटरल शिफ्ट आती है आपके पास। ठीक है, तो लेटरल शिफ्ट का मीनिंग क्या हुआ कि एक्चुअल में जो लाइट रे है वो आपके पास कैसे ट्रेवल करनी चाहिए थी, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसने अपना पाथ चेंज कर दिया, तो उस चीज़ को क्या बोला गया, लेटरल शिफ्ट बोला गया। क्लियर होगी बात ये। अभी देखिए, अभी हम जो है वो आगे कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, इसके कुछ हमारे पास आ जाते हैं, इसके जो आप बोल सकते हैं लॉज आते हैं इसके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज जो हैं उसको लर्न करना काफ़ी ज़्यादा इजी है आपके पास, यदि आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तब। देखिए फर्स्ट लॉ तो आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही सिमिलर आपके पास आता है। ये मान लिया आपके पास क्या है, कोई इंटरफेस है और ये आपके पास क्या आती है, इंसिडेंट रे आती है। जब ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये इस पॉइंट पे गिर रही है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया आपके पास। ये क्या बोला मैंने, कौन सी रे आ गई, ये आ गई इंसिडेंट रे। ठीक है, जब वो इस पॉइंट पे गिरी है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अभी क्या हुआ कि ये जो रे है फिर वो क्या करेगी, कुछ पार्ट इसका क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट क्या काम करेगा इसका, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया तो कुछ क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। जब ये बेंडिंग ऑफ लाइट होगी तो ये कौन सी रे आ गई आपके पास, ये आ गई रिफ्रैक्टेड रे। और ये कौन सी रे थी आपके पास, ये थी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, लेकिन बात ये है कि रिफ्लेक्टेड रे की बात नहीं करेंगे हम, इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आप ये बोलेंगे कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है आपके पास और जो आपके पास क्या आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो सारी कहाँ पे लाई कर रही हैं, एक ही प्लेन पे। तो फर्स्ट लॉ आपके पास ये आएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। मेरे हिसाब से पता चल गया आप लोगों को, और यही स्टेटमेंट आपके पास दी होगी जो आपके पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास यही होगी कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो दोनों कहाँ पे लाई करती हैं आपके पास, और साथ में नॉर्मल जो होता है वो एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। अभी ये जो एंगल है वो आपके पास आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपके पास आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपके पास एंगल आता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है, जो रिफ्रैक्टेड रे बनाया उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला गया, जो इंसिडेंट रे ने बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला गया। तो ये आपके पास एक आई आ गया और एक आपके पास क्या आ गया, आर आ गया। चलिए देखिए, तो मैंने क्या बोला कि आपके पास सेकंड पॉइंट पे ये बोला गया कि जो आपके पास आता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर,
जब म्यू इज इक्वल टू आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि म्यू होता है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इन दोनों की जो रेशो होती है उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये जो लॉ होता है इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। तो यदि आपसे पूछा जाए कि स्नेल्स लॉ क्या होता है तो आप बोलेंगे द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, और इसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट बोल दो, तो आप कांस्टेंट बोल लेंगे तब भी आपके पास बात सेम ही रहेगी। तो जो रेशो होगी साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द कांस्टेंट और इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो दैट इज नोन एज द स्नेल्स लॉ। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये दोनों लॉज क्लियर हो गए। एक आपके पास जो है स्नेल्स लॉ भी क्लियर हो गया, और आपके पास क्या था, आपके पास इसके जो स्नेल्स लॉ वो भी क्लियर हो गया, और इसके दोनों लॉज भी आपके पास क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास लॉज आ रहे हैं जो यदि आप ध्यान से देखें जो आपको मैंने बताए थे अभी। नेक्स्ट आपके पास आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की मैंने, म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल आता है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके पास, इट इज़ नॉट अ वेरी टिपिकल टास्क फॉर यू। सो इसमें हमने क्या काम किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो ये आपके पास आती है, मान लीजिए कोई ग्लास स्लैब, ठीक है, ये ग्लास स्लैब आ गया तो ये आपके पास आ जाती है ए से लेकर ओ, ये आपके पास ये आ गया आई, इसको आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला, फिर आपने क्या काम किया, इसको लेके यहाँ पे आ गए आप, तो ये आपके पास आ गया आर, ठीक है, तो ये आपके पास आया नॉर्मल एन, और ये आपके पास आ गया एन डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीडियम आपके पास वन मीडियम है, ठीक है, ये मान लिए एयर आपके पास, और ये जो मीडियम है ये मीडियम सेकंड है, ये आपके पास क्या है, ग्लास है, ठीक है। तो इसको बोला गया मीडियम, और भी ये भी आपके पास आ गया मीडियम 2। तो जब आपके पास जो कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा उसमें आप बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपके पास आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जब आप इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ये आएगा 2, आप बोलेंगे मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बोलेंगे, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। जब 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बोलेंगे, जब मैंने बोला कि आप बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आएगी फर्स्ट मीडियम के ऊपर लिखनी है आप लोगों ने, ये तरीका इसका ध्यान से, वैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो आप बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट आपके पास आएगी इन मीडियम 1 अपॉन आपके पास आएगी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, आपके पास आएगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट आपके पास आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जब आप इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, उनकी जो रेशो आएगी वो आपके पास आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अभी मान लिए कि आपने दूसरी तरफ लिखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी किसमें, स्पीड ऑफ लाइट आपके पास किसमें आएगी, वो आपके पास आएगी इन किस मीडियम में, सेकंड मीडियम में। तो सेकंड मीडियम में आएगी और उसको आप किससे डिवाइड करेंगे, उसको आप डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड को डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। तो जब आप इन दोनों की रेशो लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट जो आपके पास आएगा, तो वो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर होगी बात ये। तो ये आपके पास जो है कॉन्सेप्ट आपके पास ये आता है जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपके पास, अभी मान लिया कि आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है कि एक टेबल है आपके पास, अभी उस टेबल में आपके पास अलग अलग वैल्यूज आती हैं,
उस टेबल में आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अलग अलग वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। तो वो वैल्यूज़ आप देखिए, वो वैल्यूज़ आपके पास क्या क्या आ रही हैं, वो आप लोगों को टेबल लर्न होना चाहिए। लेकिन इस टेबल से पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि मान लिया आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकालना है, तो उसका जो आपने निकालना है मीडियम मीडियम के लिए, तो आपके पास ये तरीका है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है। मान लीजिए मीडियम आपके पास कि जैसे ग्लास का निकालना है, किसी चीज़ का निकालना है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास आता है उसको आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर को आप डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जब स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर को आप डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो उसको आप डिवाइड करके आपके पास आएगा C/B। तो आप देखिए C/B आपके पास आ गया। अभी आपके पास ये कुछ वैल्यूज़ आपके पास आती हैं, उन वैल्यूज़ की हम बात करें तो जैसे मैंने ईयर की बात करता हूँ, तो जो ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो 1.00003 आता है, और इसकी वैल्यू आपके पास होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1.53। उसी तरह से आइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो आता है आपके पास 1.31। उसी तरह से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास आता है 1.33, एल्कोहल का आता है 1.36, कैरोसिन का आता है 1.44, क्वार्ट्ज का आपके पास आता है 1.46, टार्पिन ऑयल का आता है 1.47, बेंजीन का 1.5, क्राउन ग्लास का। देखो कई बार ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये टेबल आपको लर्न करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, और जब हायर स्टैंडर्ड में आप स्टडी करते हैं 12th वगैरह में, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कई बार ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों से पूछा जाता है। पूछा क्या मतलब, आपको यूज़ में लाया जाएगा, वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे। तो आप जनरली ये देख रहे हैं कि जो ग्लास, जितने भी आपके पास ग्लास होते हैं, कोई भी ग्लास होगा तो नियर अबाउट आप उसको 1.52 ही कंसीडर करेंगे। अलग अलग तरह के ग्लासेस होते हैं आपके पास। तो आगे रॉक साल्ट जो आपके पास होता है, रॉक से जो साल्ट बना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। कार्बन आपके पास डाइसल्फेट का आ गया। फ्लिंट ग्लास का 1.65 है, ये सबसे ज़्यादा आपके पास है। रूबी आपके पास जो स्टोन होता है उसका 1.71 है। तो ये डायमंड का 2.42 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमंड का है 2.42। तो कई बार आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके पास डायमंड का होता है 2.42। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे कम पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए किसका होता है, ईयर का 1.003 आपके पास होता है। तो ये टेबल आपके पास है, सो आप लोग इसको क्या काम करेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे आपके पास जो मेरे पास बातें आ रही हैं, वो बातें जो मेरे पास आ रही हैं, वो जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो हमारे पास आता है कि लेंसेज क्या होते हैं। ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट मेरे पास आ रहा है वो हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं। देखो जब रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये बात आती है कि पहले लेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए लेंस क्या चीज़ होती है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कितने बच्चों ने जो है वो अपनी चश्मा पहना हुआ है, स्पेक्स पहनी हुई है अभी। ठीक है, तो देखिए जो आप स्पेक्स पहनी हुई है वो आपके पास लेंस है। ठीक है, वो उसमें लेंसेज लगे हुए, 2 लेंसेज लगे हुए हैं। अभी जो लेंसेज आपके पास आते हैं वो आपके पास कैसे फॉर्मेशन होती है। आपने क्या काम किया कि आपके पास एक मिरर आपने ले लिया, कोई भी मिरर आपने ले लिया, दूसरा मिरर आपने ले लिया। जब ये दोनों मिरर आपने इस तरह से रख दिए और इसका साइड के पोर्शन को आपने काट दिया, यहाँ से काट दिया, इसको भी आपने कटिंग कर दी यहाँ से, तो ये जो पोर्शन आपके पास आ रहा है, ये जो पोर्शन आपके पास आ रहा है, ये जो पोर्शन आपके पास आ रहा है, ये पोर्शन आपके पास बन जाता है लेंस। तो आप लोगों की बुक में ये डायग्राम तो नहीं दी होगी एनसीईआरटी में, लेकिन आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये जो पोर्शन आपके पास आता है इस चीज़ को क्या बोल दिया गया, लेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो लेंस बना वो आपके पास कौन सा लेंस बन गया, ये बन गया कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अभी कन्वेक्स लेंस की जब हम बात करते हैं तो कन्वेक्स लेंस की फीचर्स क्या हैं। ठीक है, ये जो लेंस होता है वो हमेशा क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट लेंस हमारे पास आता है वो आता है कनकेव लेंस। अभी कनकेव लेंस कैसे बनता है कि मान लिया कि आपके पास ये एक मिरर रख दिया आपने, ये दूसरा मिरर रख दिया। देखो मिरर और लेंस में डिफरेंस होता है। मिरर आप लोगों को मैंने पहले बताए हैं, एक कन्वेक्स मिरर होता है, दूसरा कनकेव मिरर होता है।
और मैंने बता दिया जो कनकेव मिरर आपके पास होता है वो आप कहाँ पे यूज़ करते हैं। कनकेव मिरर जो आप जो यूज़ करते हैं अपना फेस देखने के लिए, मॉर्निंग में जो आप मिरर यूज़ करते हैं वो कनकेव मिरर होता है। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है जो व्हीकल के साइड में लगा होता है, ठीक है, वो जो व्हीकल के साइड में लगा होता है उसको क्या बोला जाता है, कन्वेक्स मिरर बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी ये बनाया, वो कन्वेक्स मिरर था, ये कन्वेक्स लेंस है। तो मिरर का जो पीछे का पोर्शन होता है वो पॉलिश्ड होता है, लेकिन जो कन्वेक्स का जो लेंस होता है उसका जो पोर्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, दोनों पोर्शन ट्रांसपेरेंट होते हैं। और वो कॉम्बिनेशन होती है मिरर की, दो कॉम्बिनेशन को ही हम लेंस बोलते हैं। अभी अगला जो लेंस बनेगा वो मेरे पास बनेगा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की मैं बात करूँ तो आपने जो दो मिरर थे उनको आपने इस तरह से रख दिया और साइड का पोर्शन काट दिया, यहाँ से आपने इसको काट दिया। ठीक है, जब आपने यहाँ से इस पोर्शन को काटा तो ये पोर्शन मेरे पास बन गया। ठीक है, ये जो पोर्शन मेरे पास बना है, इस तरह का जो पोर्शन बना है उसको क्या बोला गया है मेरे पास, उसको बोला गया कनकेव लेंस। ठीक है, अभी जो ये कनकेव लेंस बना है मेरे पास, इसकी एक फीचर होती है, ये लाइट रे को हमेशा क्या करता है, डाइवर्स करता है। ये लाइट रे को क्या करेगा, हमेशा ही डाइवर्स करेगा। ठीक है, तो ये कनकेव लेंस आ गया। अभी देखिए मैं बात करता हूँ, ये तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अभी देखिए आगे मैं बात करता हूँ कि आपके पास जो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं, फोकल लेंथ क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी देखिए मान लिया ये मेरे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है। जब ये कन्वेक्स लेंस है तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये जो इसका होता है सेंटर पॉइंट, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में क्या बोला जाता था, इसका ये पॉइंट जो उसको क्या बोलते थे, पोल बोलते थे। फिर आपके पास ये पॉइंट जो आ गया उसको बोला गया एम, और इस पॉइंट को आपको क्या बोला गया, एन। और ये जो रे है इसको बोला गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रे होती है, जो पैरेलल रेज आती हैं सारी जो आपके पास गिरती हैं किसके, जितनी भी रेज पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो इसके ऊपर गिरती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करती हैं, फोकस से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोल देते हैं आप, फोकस बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से, और ये जो फोकस होता है उसका जो ये, इसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है, ये जो बात हमारे पास आ रही है ये आ रही है कन्वेक्स लेंस के केस में, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्स करता है। तो कन्वेक्स लेंस कभी आप लोग बुक शॉप पे चले जाओ तो आप लोग बोलोगे कन्वेक्स लेंस आपको चाहिए, तो आप मार्केट में परचेज कर सकते हैं और उसको। और कई बार क्या करते हैं कि वो परचेज करके आप लोग क्या करते हैं कि जो सन होता है, सन की जो रेडिएशंस आती हैं उसके आगे रखते हैं और उसकी इमेज जो होती है पेपर के ऊपर आप देख पाते हैं। तो थोड़ी देर बाद आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो पेपर होता है उसने वर्न करना स्टार्ट कर देता है। पेपर जो क्या काम करता है, वर्न करना स्टार्ट कर देता है। क्यों ऐसा होता है कि क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्स करता है, जो सन की रेडिएशंस आती है उसको कन्वर्स करता है और वो वर्न करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अभी ये तो मैंने आपको बताया कन्वेक्स लेंस। अभी इसी तरह से मेरे पास जो नेक्स्ट लेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है कनकेव लेंस। तो ये जो आ रहा है ये कनकेव लेंस आ रहा है। तो कनकेव लेंस में ऐसा होता है कि जो लाइट रेज हैं वो हमारे पास अपीयर होती हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, वो फोकस से आ रही हैं। ऐसे अपीयर होता है कि जो लाइट रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो हमारे पास अपीयर होता है कि वो कहाँ से आ रही हैं, वो ऐसे अपीयर होता है कि लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं। और ये जो आपके पास पॉइंट होता है इसको बोलते हैं 2F। ये इंसिडेंट रे होती है, ये भी आपका इंसिडेंट रे होती है, ये भी इंसिडेंट रे होती है। और ये आपके पास जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को बोलेंगे O। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है कॉन्सेप्ट वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है। इसमें भी ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ से और यहाँ से जो डिस्टेंस आपके पास होता है, ये जो डिस्टेंस इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। इसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। तो देखिए ये टर्म्स जो आपको मैंने बताई हैं इसको आप देखिए बुक में आपके पास गिवन है, एक रीडिंग आप दीजिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वही आपके पास आएंगी।
आएंगे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है आपके पास, ठीक है। अभी अपर्चर क्या होती है, अपर्चर भी आप लोगों को बताता हूँ कि जो ये डायामीटर आपके पास लेंस का आ रहा है उसको अपर्चर बोलते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये इसका फोकस आ गया, और यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस उसको फोकल लेंथ बोलते हैं आपके पास। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप इसको रीड कीजिए एक बार। और मैंने ये भी बता दिया कि फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये रीड कीजिए, आप इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। बाकी के जो टॉपिक है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।